हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम केंद्रीय विद्यालय के आगामी इंटरव्यू के लिए जो करंट अफेयर या जो मुख्य रूप से सवाल जवाब किए जाएंगे उसके बारे में बताने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इवेंट्स करंट में इंडिया में होने वाले हैं या देश विदेश में उस समय इंटरव्यू के समय जो होंगे उसके बारे में, साथ ही में G20 जो भारत में हो रहा है इस बार उसके बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार में अभी जो राजनीतिक सरकार है उसके की पोस्ट के बारे में, साथ ही में आपको बिहार के इतिहास की जानकारी एवं केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सवाल से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जब आप केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के साल देखेंगे तो इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी और केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से अनुबंधित है, मतलब ये एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड है। केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी की पढ़ाई होती है और इसी के लिए जब मैंने डेमो के बारे में आपको बताया था तो आप डेमो या किसी भी रेफरेंस को एनसीईआरटी के साथ ही लेके चलेंगे इंटरव्यू में। आप किसी और पब्लिकेशन के बुक के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि आप जिस जगह पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय जो संचालन होता है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई क्यों थी? केंद्रीय विद्यालय की स्थापना भारत के जो शिक्षा के लोग हैं उनके लिए हुई थी। अब भारत के शिक्षा के लोग कौन से? तो केंद्रीय कर्मचारी, आर्मी में हो, बीएसएफ में हो, जो भी है उनके लिए ये किया गया था, सीआरपीएफ के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इसका जो मुख्य मिशन भी है उसमें ये है केंद्रीय विद्यालय के, और मुख्य मिशन में है कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है उसको निखारना। साथ ही में पोटेंशियल में है कि सीबीएसई, एनसीईआरटी आदि के द्वारा सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना, नए नए एक्टिविटीज करना। साथ में जो चौथा मिशन है इनका कि बच्चों में भारतीयता और राष्ट्रीय एकता के बारे में बताना। आपको अगर इसके प्रार्थना के बारे में पूछ दिया जाए तो अस्तो मा सद्गम्य वाला जो प्रार्थना है वो इसमें इसके मुख्य प्रार्थना में है। आपको एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय विद्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में। आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि टोटल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? तो भारत में केंद्रीय विद्यालय 1245 है और 3 केंद्रीय विद्यालय जो विश्व में है, मतलब वर्ल्ड में अगर विदेश में है, जिसमें है काठमांडू, मास्को और तेहरान। इन 3 जगह पे भारतीय दूतावास के जो बच्चे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं। तो ये था केंद्रीय विद्यालय के बारे में। केंद्रीय विद्यालय के जो मुख्य पाठ्यक्रम होता है, इस पाठ्यक्रम का एक साथ फायदा ये होता है कि इससे बच्चों के बीच में राष्ट्रीयता डेवलप होती है। तो केंद्रीय विद्यालय की हिस्ट्री ये है। केंद्रीय विद्यालय का संगठन आपको पता चल गया कि संगठन केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संचालित होता है। 1248 है जिसमें 1245 इंडिया में और 3 विदेश में है स्कूल चलते हैं। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 1963 में हुई थी और ये सीबीएसई बोर्ड से अनुबंधित है और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलाता है। तो ये केंद्रीय विद्यालय के बारे में हो गया। अब आते हैं हम G20 पे, क्योंकि G20 इस बार का हॉट टॉपिक है तो G20 पे बहुत सवाल पूछे जाएंगे। जब आपसे पहला क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि G20 में कितने सदस्य हैं, देखिए एक कंफ्यूजन है यहाँ पे। G20 मतलब आपको लगता है कि G20 मतलब 20, लेकिन जब आप सवाल को थोड़ा घुमा के दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। एज ए इंटरव्यू में आपको लिखित सवाल नहीं रहेगा, ऑप्शन वाले सवाल नहीं रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा तो G20 में कितने सदस्य हैं टोटल, आप 20 भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन एक संघ है, बहुत सारे जगह सदस्य समूह है, तो आप अगर 19 प्लस 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन बोलोगे तो ये एक्यूरेट आंसर हुआ। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से देश है जो अस्थायी सदस्य हैं, साथ ही में जो अस्थायी सदस्य हैं। तो जब आप देखोगे स्क्रीन पे तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, ईयू, फ्रांस, जर्मनी,
भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सब कुछ देश है। अब मैं आपको इसके अतिथि देश के बारे में बताता हूँ। तो अतिथि देश हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब स्पेन जो है इसका, ये अस्थाई अतिथि है जो हर ईयर आमंत्रित होता है। अब जो इसके नेताओं के शिखर सम्मेलन होते हैं या मंत्री स्तर की बैठक होती है, इसमें 19 देश के नेता और यूरोपियन देश के नेता शामिल होते हैं। 19 देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ष स्पेन के अलावा G20 के मेहमान जो होते हैं वो आसियान देश के अध्यक्ष, 2 अफ्रीकी देश और एक देश जो G20 के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया जाता है। भारत 30 दिसंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा और जिसके अध्यक्ष हैं भारत के, अभी इस बार के G20 के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी है। इसके अलावा इस बार का G20 जो है वो 23 से 25 फरवरी खजुराहो शिखर सम्मेलन में हुआ है और भारत में हो रहा है। अगर मैं आपको चाहूं तो ये भी बता सकता हूं कौन कौन से देश के वित्त मंत्री क्या है, लेकिन वो संबंधित सवाल में नहीं आएगा, तो वो बता के अभी कोई फायदा नहीं है कि कौन कौन सा देश वित्त मंत्री कौन है। सिर्फ ये जान लीजिए कि स्थापना इसकी G20 की 1999 में हुई थी। उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। और भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और 15 से 16 जुलाई 2023 को इसका समिट दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगा। तो ये सब मुख्य पॉइंट्स है G20 के बारे में। अब G20 की कार्यशैली देख लीजिए। इसमें आप मेरा पीपीटी पे देखोगे कि भारत 2023 में अगर आयोजित कर रहा है G20, तो 2022 में किसने किया? इंडोनेशिया ने, और उनकी अध्यक्षता में प्रेसिडेंसी में हुआ था। और अगला जो G20 होने वाला है वो 2024 होने वाला है। और इसका जो 2 समांतर ट्रैक में होता भी है, एक वित्त ट्रैक बोलते हैं और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो होते हैं वो वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। और अमिताभ कांत जो है वो भारत के इस बार के शेरपा हैं। शेरपा क्या करता है? बाकी देशों के शेरपाओं द्वारा शेरपा पक्ष के निजी प्रतिनिधि का गठन होता है और किसी वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देश के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। प्रत्येक जो वार्ता होता है, बहुत सारे, भारत में भी इस बार वार्ता शुरू है जिसमें बाकी देशों के मंत्री, वित्त मंत्री, शेरपा सभी आते हैं। G20 देश के नागरिक, समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लेके आता है। ये मंच ही वैसा है। इस समूह का कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, पिछला, वर्तमान और आने वाला, ये 3 जो आपको राइट साइड में दिख रहे होंगे। भारत की अध्यक्षता जो होगी अभी, उस समय इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ये एक साथ शामिल होंगे। ये एक सवाल आता है कि इस बार का G20 का लोगो क्या है? तो G20 का लोगो है भारत है, आयोजित कर रहा है भारत। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वसुदैव कुटुंबकम, जो अपने लिए, मेहमानों के लिए एक बहुत अच्छा चीज है। कभी भी बोला जाता है वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, याद रखना है आपको। और केसरिया, सफेद और हरा एवं नीला रंग से प्रेरित राष्ट्रीय ध्वज का जो है उसमें यूज किया गया है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया, जो चुनौती के बीच विकास को दर्शाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, अगर आप इसका, आपसे पूछा जाएगा G20 का लोगो क्या है, उसका मैसेज क्या है, तो बताइए कि ये क्या दिखाता है, ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे का सोच क्या है, लॉजिक क्या है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। और G20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। तो ये G20 के बारे में और उसके लोगों के बारे में हो गया। अब हम आते हैं जो एक जरूरी है आपके लिए, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो तो बिहार के बारे में। तो बिहार जो है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 25.24 नॉर्थ, 85 डिग्री ईस्ट से, 25.4 डिग्री नॉर्थ, 85.1 डिग्री ईस्ट से। कंट्री
आपको पता है बिहार भारत में है। 22 मार्च 1912 को बिल्ड हुआ था और इसका स्टेटस जो मिला था वो 26 जनवरी 1950 को। पटना इसकी सब राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट भी है। टोटल जिला जो है सो 38 है। और बिहार के गवर्नर अभी हाल ही फिलहाल बनाए गए हैं राजेंद्र आर्लेकर जी, जो गोवा के रहने वाले हैं। और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ था। और ये 2005 से 2014 और उसके बाद 2015 से 17 और 17 से करेंटली अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, जो कुछ दिन रहे थे। उसके बाद बिहार में अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। बिहार में दो टाइप के लेजिस्लेचर है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें 75 सीट है, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें 243 सीट है। बिहार देश के 16 राज्यसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है और 40 लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करता है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर फीट का इसका पूरा एरिया है। एरिया स्टेटस में यह देश का 12वां स्थान रखता है। 2011 के पॉपुलेशन इंडेक्स में जनसंख्या में जो जनसंख्या हुआ था उस समय 10,40,99,452 इसकी जनसंख्या थी। और अब तो 12 साल हो गए हैं, तो अब सोच लीजिए जनसंख्या कितनी बढ़ी है। और उस समय यह थर्ड स्टेटस रखता था देश में। इसकी मुख्य भाषा है भोजपुरी। ऐसे तो हिंदी भाषी राज्य है, पर हिंदी भाषी राज्य के अंदर जो कैटेगरी वाइज हुई है उसमें भोजपुरी, अंगिका और मगही इसकी मुख्य भाषा है। इस बार का 22-23 का जीडीपी इसका 7.52 लाख करोड़ रुपीज का है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जो लिटरेसी है वो 63.82% है 2011 के हिसाब से। और सेक्स रेशियो है 918 फीमेल पर 1000 मेल पर। तो ये बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। अब बिहार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार जो शब्द का नाम कैसे पड़ा, तो आप बताएंगे कि बिहार अपभ्रंश नाम है विहार का। बौद्ध विहार जो होता है उसका ये अपभ्रंश नाम है। और यहाँ पे 3 रीजन में ये बटा हुआ था, मगध, मिथिला, अंग। बिहार बहुत फेमस रहा है, नालंदा से लेके चाणक्य से लेके गौतम बुद्ध से लेके भगवान महावीर से लेके सिख के धर्मगुरु। तो बिहार पढ़ाई से लेके पुराने जमाने में और राजा महाराजाओं तक, बाबू वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, गांधी जी के चंपारण आंदोलन से लेके हर चीज प्रसिद्ध रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति को भी बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही दिया है। तो आप बिहार के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में आपको जानना जरूरी रहेगा। जितना आप बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे, आप सवाल का उतना ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपसे बिहार के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट में पढ़े हैं, याद रखिएगा, आपकी पढ़ाई या आपका जॉब किसी और स्टेट में है, तो आप उस स्टेट के बारे में भी बताओगे या जानकारी आप उस स्टेट के बारे में रखोगे। बिहार का बिहार में इंडस्ट्री क्या है, बिहार में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एजुकेशन की स्टेटस क्या है बिहार में, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी और राज्य में, किसी और राज्य का एग्जांपल देके पूछा जाए कि वहां पर आपके हिसाब से एजुकेशन का स्टेटस क्या है, और जिस राज्य से आपकी पढ़ाई हुई है उससे संबंधित सवाल ज्यादा रहेंगे। तो ये था करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट। हम ऐसे आपको केवीएस के हिसाब से करंट अफेयर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। देखिए, करंट अफेयर में आपसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है जनरल जो डेली लाइफ के क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं, और जो आपके नेटिव प्लेस, आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस जिले को, इस जिले की खासियत क्या है, इस जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है, इस जिले में क्या केंद्रीय विद्यालय है। तो आप अपने जिले के बाद खासियत, जिले की मुख्य प्रमुख कृषि, जिले में बहने वाली प्रमुख नदी, इसके बारे में बताएंगे। आप किस राज्य से हैं उसकी पूरी जानकारी रखेंगे, राज्यपाल से लेकर मंत्री तक। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, जैसे बिहार में विधानसभा अध्यक्ष, तो राष्ट्र में, भारत में आपको लोकसभा अध्यक्ष के नाम की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। गृह मंत्री का नाम कौन है, गृह मंत्री कौन है, किसको कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। साथ में भारत पॉपुलेशन इंडेक्स में कहाँ है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कहाँ है, पढ़ाई में कहाँ है, लिटरेसी रेट में कहाँ है, कौन सा देश लिटरेसी रेट में भारत से आगे है या पीछे है, इसकी ब्रीफ जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। बिहार के बारे में, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का लिटरेसी रेट क्या है, सबसे नीचे क्यों है बिहार, बिहार से ऊपर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है, क्यों है, आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं,
केंद्रीय विश्वविद्यालय इस पे क्या योगदान दे सकता है? तो ये सब सवाल आपको जानने चाहिए और जानना पड़ेगा अगर आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ जाना है तो ये सब की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।